आज हम मध्य पूर्व की उस आग पर चर्चा करेंगे जो लगातार भड़क रही है। इजराइल ईरान युद्ध अब अमेरिका को भी अपनी चपेट में ले चुका है। यह पूरी दुनिया ये बात जानती है। हाल ही में रवीश कुमार की रिपोर्ट में जिस वीडियो का जिक्र हो रहा है, जिसमें साफ कहा गया है कि ईरान क्या है, हर मुद्दे से पहले वो पलड़ा झाड़ रहे हैं अपना। दुनिया भर के सहयोगी देश अब ट्रंप से किनारा कर रहे हैं। हम इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे, लेकिन आप सबको सारी डिटेल्स सीधी बात के एपिसोड्स में, इंडिया डेली के जितने भी हम डिजिटल पे एपिसोड डालते हैं, सब पे क्लैरिटी के साथ और एकदम प्रॉपर विश्लेषण हम आपको देते हैं। इजराइल ने ईरान के सबसे शक्तिशाली सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी को एयर स्ट्राइक में मार गिराने का दावा किया। अली लारिजानी ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे। ईरान ने खुद इसकी पुष्टि की है। यह हमला फरवरी 2026 के अंत में शुरू हुए बड़े युद्ध का हिस्सा है। याद कीजिए, कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को निशाना बनाया गया था और उनकी मृत्यु कर दी गई थी। उसके बाद से ईरान ने मिसाइल से जवाबी हमले शुरू करे। इजरायली शहरों पर दर्जनों मिसाइलें गिराईं। ईरान ने दावा किया कि उसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, यह आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है और उसी चीज के लिए अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। फरवरी 2026 के अंत में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल फैक्ट्रियों पर हमला बोल दिया। अमेरिका ने फौरन समर्थन दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम को ईरान के परमाणु सपने को खत्म करने का एक आखिरी मौका बताया। लेकिन अब वही ट्रंप हर बयान में पल्ला झाड़ रहे हैं। ट्रंप अब कह रहे हैं, हमने तो सिर्फ मदद की थी, पूरा युद्ध इजराइल का है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कहते थे कि ये युद्ध हम जीतेंगे, और आज ये कह रहे हैं कि इस युद्ध में सिर्फ इजराइल है, हम नहीं, यानी कि अमेरिका नहीं, हमने तो सिर्फ मदद की थी। ट्रंप की ये रणनीति इसलिए काम नहीं करी क्योंकि ईरान की मिसाइलें इतनी सटीक निकली कि अमेरिकी ठिकानों पर भी असर हुआ। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कोई भी देश खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। जर्मनी के चांसलर ने साफ कहा, हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। ब्रिटेन ने कहा, हम डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाएंगे। यहां तक कि सऊदी अरब, जो मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा देश है, यूएई भी चुप है। कोई भी देश ईरान के खिलाफ खुला मोर्चा नहीं खोलना चाहता। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की धमकी दी थी और बंद कर भी दिया, जिससे दुनिया का 20% तेल सप्लाई प्रभावित हो चुका है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है और हाल ही में हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। ईरान ने भारत पर भी दबाव बनाया। ईरान ने कहा कि भारतीय जहाजों को हॉर्मूज से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी अगर भारत इजराइल को सप्लाई देता रहा। लेकिन भारत सरकार ने साफ इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम किसी भी देश का पक्ष नहीं लेंगे, हमारी प्राथमिकता भारतीय हित है। ट्रंप अब अकेले पड़ गए हैं। यह लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं, यह एक्चुअल स्थिति है इस टाइम पे ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी चीजें कहीं, अभी वो अकेले दिख रहे हैं इस टाइम, कोई साथ नहीं खड़ा उनके। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति अब उन्हें घेर रही है। अब हम बात करते हैं भविष्य की संभावनाओं की। इजराइल ईरान अमेरिका युद्ध आगे कैसे बढ़ सकता है, क्या सिनर्जी इसमें लगेगी। कई सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो, पूर्ण पैमाने का युद्ध, यानी कि वॉर। आप इसे कोल्ड वॉर नहीं कह सकते, आप इसे वर्ल्ड वॉर नहीं कह सकते, ये वॉर है और ये युद्ध होके रहेगा। पहला सिनेरियो ये है। अगर इजराइल और अमेरिका ईरान के अंदर घुसपैठ करते हैं तो ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स हिजबुल्लाह, हूती, हमास
इन सभी को पूरी ताकत से छोड़ देगा। लेबनान, यमन, इराक में युद्ध फैल सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या है? परमाणु खतरा। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर उसकी संप्रभुता पर हमला हुआ तो वह परमाणु हथियार विकसित करने का फैसला ले सकता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत विचित्र न्यूज है। अमेरिका और इजराइल इसे रोकने के लिए और हमले कर सकते हैं। तीसरा क्या संभावना है? आर्थिक युद्ध। ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देता है तो भारत जैसे देशों में तेल का संकट आ जाएगा। भारत अपने 80% तेल जरूरत आयात करता है। ऐसे में महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। और चौथा सिनेरियो क्या बनेगा उसके बाद? अमेरिकी जमीनी सैनिक की तैनाती। कि ट्रंप पहले ही कह रहे थे कि ग्राउंड ऑपरेशन का विकल्प खुला है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी सैनिक ईरान की पहाड़ियों में फंस सकते हैं, ठीक वैसे जैसे अफगानिस्तान में फंसे थे। ईरान की मिसाइलें और गोरिल्ला युद्ध अमेरिका के लिए मुसीबत बन सकते हैं। पांचवा सिनेरियो, युद्ध विराम की कोशिश। अगर चीन और रूस दबाव बनाएं तो संयुक्त राष्ट्र भी बातचीत शुरू हो सकती है, मिडिल ईस्ट में बातचीत शुरू हो सकती है। और क्या पता 1% चांस है कि ये मिसाइल अटैक सारे रुक जाएं। लेकिन फिलहाल कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है, चाइना ताइवान आयाम। अगर अमेरिका मध्य पूर्व में फंस गया तो चीन को ताइवान पर हमला करने का सुनहरा मौका मिलेगा। अमेरिका की सेना का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व में व्यस्त हो जाएगा। चाइना पहले ही ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास बढ़ा चुका है, अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा चुका है। चाहे हम एयर डिफेंस की बात करें, हम चाहे सेना की बात करें ग्राउंड पे, या हम बात करें जहाजों की समुद्र में। अगर चाइना ताइवान पर ब्लॉकेड या आक्रमण करता है तो अमेरिका 2 मोर्चों पर लड़ने की स्थिति में होगा। एक ईरान, दूसरा ताइवान। इससे इंडो पैसिफिक में अस्थिरता बढ़ेगी। भारत के लिए भी चिंता, क्योंकि अंडमान निकोबार और हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। चीन ताइवान युद्ध की संभावना बढ़ने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला टूट सकती है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन सब प्रभावित होंगे, सारे सेक्टर प्रभावित होंगे। टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीजें प्रभावित होंगी। भारत को अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी। अगर अमेरिका ताइवान से मदद मांगता है तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? मध्य पूर्व क्षमता कम हो जाएगी अमेरिका की। ईरान इससे फायदा उठा सकता है, यानी एक युद्ध दूसरे को जन्म दे सकता है। भारत का हित क्या है? हमारा देश दोनों तरफ से तेल खरीदता है। हम इजराइल के साथ रक्षा साझेदारी रखते हैं और ईरान के साथ चाबहार पोर्ट का प्रोजेक्ट चलाते हैं। भारत को निष्पक्ष रहना चाहिए। विदेश मंत्री ने पहले ही कहा है कि संवाद ही समाधान है। हम युद्ध का पक्ष नहीं ले सकते। हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी मुद्रा भंडार और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यह युद्ध सिर्फ मध्य पूर्व का नहीं, पूरी दुनिया का है। तेल की कीमतें, महाशक्तियों की एक पूरी जो फौज है वहां पे सबकी, अमेरिका की फौज है, ईरान की फौज है, इजराइल की फौज है, और अगर सऊदी जैसा देश इसमें कूदता है तो ये मिडिल ईस्ट वॉर नहीं, ये वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। ट्रंप अगर पल्ला झाड़ रहे हैं तो दुनिया को समझना चाहिए कि कोई अकेला विजेता नहीं होता। शांति ही एकमात्र रास्ता है। इजराइल ईरान अमेरिका युद्ध में रशिया की भूमिका पर गहराई से विश्लेषण करेंगे। अब मार्च 2026 में, यानी इसी महीने, यह युद्ध तेजी से फैल रहा है और रूस की पोजीशन काफी महत्वपूर्ण है इसमें। हम पिछले काफी सारे सीधी बात के एपिसोड्स में और इंडिया डेली पे, वर्ल्ड नाउ में इंडिया बोल रहा है में बता चुके कि अमेरिका और इजराइल ने फरवरी के अंत में ईरान पर बड़े हमले शुरू तो किए, जिसमें सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या हुई। ईरान ने जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इजराइल और अमेरिका ठिकानों को निशाना बनाया। अब सवाल यह है कि रशिया यानी कि व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध में कहां खड़े हैं। रशिया और ईरान के बीच गहरी साझेदारी है, यह पूरी दुनिया को पता है। दोनों देश सालों से रक्षा, ऊर्जा और भू राजनीति में साथ खड़े हैं, लेकिन इस युद्ध में रूस ने सीधे सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया है।
रूस ने बार बार कहा है कि वह अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई को अनावश्यक आक्रामकता मानता है, अननेसेसरी आक्रमण। रूस विदेश मंत्रालय ने काफी बार यह चीज बोली है कि मार्च में कई बार बयान दिए हैं, अमेरिका और इजराइल को हमले तुरंत रोकने चाहिए और बातचीत की मेज पर आना चाहिए। रशिया ने सीज फायर की मांग की और खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश किया है, लेकिन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ईरान के खुफिया जानकारी वहां से आ रही है कि अमेरिकी अधिकारियों ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि रशिया ईरान को अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और सैन्य ठिकानों की सटीक लोकेशन दे रहा है। रशिया ने ईरान को ड्रोन टेक्नोलॉजी और शाहिद ड्रोन के पार्ट्स में मदद भी दी है, जिससे ईरान के हमले ज्यादा प्रभावी हो रहे हैं। यह सब रूस की रणनीति का हिस्सा है। रशिया क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि यह युद्ध अमेरिका को व्यस्त रखती है। अमेरिका मध्य पूर्व में फंस जाए तो यूक्रेन युद्ध में उसकी मदद कम हो सकती है। रूस को उम्मीद है कि अमेरिका दो मोर्चों पर नहीं लड़ पाएगा। उनको उम्मीद नहीं, एक्चुअली उनको भरोसा हो गया है। साथ ही तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं पूरे विश्व में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की वजह से रशिया, जो दुनिया का बड़ा तेल एक्सपोर्टर है, इससे फायदा उठा रहा है। पुतिन ने हाल ही में एक स्पीच में कहा कि रशिया एशियाई बाजारों की तरफ तेल गैस रीडायरेक्ट करेगा और यूरोप की सप्लाई रोक भी सकता है। इससे रशिया की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। दूसरी तरफ रूस इजराइल के साथ भी संतुलन बनाए रखना चाहता है। इजराइल में लाखों ऐसे रूसी भाषी रहते हैं लोग। इजराइल ने यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई, ना तो हथियार दिए, ना सैंक्शन में शामिल हुए। इसलिए रशिया और इजराइल रूस डी कॉन्फ्लिक्ट समझौते के खतरे में नहीं डालना चाहता उसको। रशिया ने ईरान को मदद तो दी, लेकिन ट्रूप्स नहीं भेजे, हवाई हमले नहीं किए। रूस का फोकस डिप्लोमेसी पर है। वे मध्यस्थ बनाना चाहते हैं, जैसे पहले सीरिया में था। अब भविष्य की संभावनाएं देखिए। अगर यह युद्ध लंबा चलता तो रूस का फायदा बढ़ेगा, तेल की कमाई बढ़ेगी, अमेरिका कमजोर होगा और डॉलर की कीमत कम होगी, घटेगी पूरे विश्व में। यूक्रेन पर दबाव पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका इजराइल ईरान को पूरी तरह कमजोर कर दे तो रशिया को मध्य पूर्व में प्रभाव घट सकता है उनका। ईरान रूस की अहम एक साथी है। रशिया और ईरान एक अहम पार्टनर्स हैं बहुत सारे फैक्टर। अगर ईरान का रेजीम गिरा तो रूस को नया सिरदर्द होगा। एक और बड़ा पहलू है दर्शकों, चाइना ताइवान। अगर अमेरिका मध्य पूर्व से ज्यादा फंस गया तो चाइना, जैसा हमने बताया, ताइवान पर हमले कर सकता है और उसे मौका मिलेगा नैनो चिप टेक्नोलॉजी में, उसे मौका मिलेगा सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में। वो अपना हाथ बढ़ाएगा और ताइवान, जो कि यूएस का दोस्त है, वो खत्म हो सकता है। रशिया ईरान की मदद देकर अप्रत्यक्ष रूप से चीन की मदद कर रहा है, क्योंकि दोनों एंटी अमेरिकन एक्सिस में हैं। लेकिन रूस सीधे ताइवान में शामिल नहीं होगा, उसका अपना यूक्रेन है। रूस की भूमिका स्मार्ट और कैलकुलेटिव दिख रही है। यह ईरान को उनके साथ खड़े होने पर साथ दे रहा है, लेकिन सीमित तरीके से। बहुत ही कैलकुलेटिव सोच और बहुत ही कैलकुलेटिव मूव्स इस टाइम रशिया यानी कि व्लादिमीर पुतिन चल रहे हैं। ना तो युद्ध में कूद रहे हैं, ना पीछे हट रहे हैं। ये प्रॉक्सी सपोर्ट है। इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी। रूस का मकसद है अमेरिका को थकाओ, तेल से कमाओ, यूक्रेन में मजबूत रहो। भारत के लिए क्या मतलब है इसका? हम रूस से तेल खरीदते हैं, हम इजराइल से रक्षा सहयोग रखते हैं। हमें निष्पक्ष रहना होगा। रूस की भूमिका से वैश्विक तेल संकट बढ़ सकता है, जिससे भारत में महंगाई बढ़ेगी और महंगाई ज्यादा भी आएगी आगे। यह युद्ध सिर्फ मध्य पूर्व का नहीं, पूरी दुनिया का है। रूस जैसे देश इसे अपने फायदे में बदल रहे हैं। क्या आपको भी यह लगता है कि व्लादिमीर पुतिन का रशिया, वो यूक्रेन युद्ध तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो मिडिल ईस्ट में पूरे सिचुएशन को मॉनिटर भी कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं, और अपने साथ एक मिडिल ईस्ट में कि हम तो सिर्फ यहां पे स्टेबलाइजेशन चाहते हैं, वो फैक्टर भी प्ले कर रहे हैं। या अमेरिका इसे रोक पाएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका असल में चाहता है कि अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका ग्रो करे,
या वो सिर्फ एप्स्टीन फाइल्स को छुपाना चाहते हैं। हमारी पहले की वीडियोस में आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट की, रिपब्लिकन्स की पूरी कॉन्स्पिरेसी है कि एप्स्टीन फाइल्स को छुपाया जाए और मिडिल ईस्ट में युद्ध हो, क्यूबा पे अटैक करें, वेनेजुएला के मादुरो को उन्होंने किडनैप कर लिया। बहुत सारी घटनाएं वर्ल्ड में जो इस टाइम बन रही हैं, जो सीधा डायरेक्ट एक इशारा देती हैं कि ट्रंप हानिकारक है दुनिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से नहीं, दुनिया से ही हटाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम इस पर नजर रखे हुए हैं, इस पूरी खबर पर, इस पूरे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पर। लेकिन आपसे हमारे को वो राय चाहिए, कमेंट्स में बताएं। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, सीधी बात की हम वो टॉपिक पेश करेंगे और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।